गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जनरल साइंस के अंतर्गत डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और ये वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग खास करके जो बिहार एसआई का एग्जाम होने वाला है, साथ ही साथ यूपी एसआई और जो बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है 67th का, तो उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, उसके प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये वीडियो जो है बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत छोटी आंत तक के पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। और अब जो है आज के वीडियो में हम लोग बड़ी आंत के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि जो एक बवासीर या पाइल्स नाम का जो एक बीमारी होता है तो उसका रीजन क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इस वीडियो को सीखने के लिए तैयार होंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेपर और पेन ले लीजिए और उससे जो है आप अपना जो नोट्स बनाते रहिए साथ के साथ में, ठीक ना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए और उनसे भी बोलिए कि वो और अधिक मित्रों को शेयर करें, ठीक है। चलिए तो आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बड़ी आंत। बड़ी आंत के बारे में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं बाबू, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ध्यान से समझना, बड़ी आंत या फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। ध्यान से समझिए, देखिए एक होता है छोटी आंत और एक होता है बड़ी आंत। दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है वो हम आपको बता दिए कि दोनों में बेसिक अंतर क्या है कि दोनों के रेडियस में अंतर होता है। छोटी आंत का रेडियस कम होता, व्यास कम होता है और बड़ी आंत का जो व्यास है वो अधिक होता है। और इसके कारण बड़ी आंत को हम लोग बड़ी आंत कहते हैं व्यास अधिक होने के कारण, और व्यास कम होने के कारण उसे छोटी आंत कहते हैं, ठीक ना। तो ये चीज ध्यान देना है। ये एक बात समझिए कि ये जो है ये आहार नाल की अगर हम बात करें तो आहार नाल का दूसरा सबसे लंबा भाग है, सबसे लंबा भाग, समझ गए ना। जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत क्या है तो आहार नाल का दूसरा सबसे लंबा भाग है, ठीक ना। ये चीज ध्यान देना है। इसके बाद में इसमें याद रखना है कि जो बड़ी आंत है इसकी अगर हम लंबाई की बात करें, क्योंकि भाई जो बड़ा भाग है तो ये भी तो समझना है ना कि इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है। तो देखिए इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई तकरीबन तकरीबन 5 फीट होती है, ठीक है भाई। इसकी लंबाई कितनी होती है तो लगभग लगभग 5 फीट होती है, समझ गए। अब देखो यहां पर ध्यान देना है कि जो छोटी आंत है तो छोटी आंत में पूरा का पूरा जो है पाचन की क्रिया हो रही थी, ठीक ना। लेकिन बड़ी आंत जो है तो बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ये चीज पहला नंबर यहां पे ध्यान दीजिएगा, बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होती है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। दूसरा चीज इसमें ध्यान देना है कि इसमें जो है पाचक एंजाइम नहीं निकलते हैं। पाचक एंजाइम का स्राव नहीं होता है, ठीक ना हो। देखो तो ये दो बेसिक पॉइंट है, इसको याद रखना है। यहां पर पहला नंबर जो है ये आहार नाल का दूसरा सबसे लंबा भाग है, लंबाई लगभग 5 फीट, ठीक ना। और इसको छोटी आंत के बजाय इसको बड़ी आंत क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका रेडियस जो है छोटी आंत की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा, माने इसका जो मतलब व्यास है वो अधिक होता है, जिसके कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं, समझ गए ना। अब देखिए इसके बाद में हम लोग ध्यान क्या दिए कि यहां पे पाचन की क्रिया कोई भी नहीं होती है। यानी कि भोजन के पाचन की क्रिया जो है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए भी थे कि पाचन की क्रिया पूरी तरह से कहां पे समाप्त हो जाती है, तो पाचन की क्रिया पूरी तरह से समाप्त हो जाती है छोटी आंत में, छोटी आंत के जेजुनम में, ठीक ना। उसके बाद में छोटी आंत का जो इलियम होता है वहां पे जो भी पोषक पदार्थ होते हैं तो उन पोषक पदार्थों का अवशोषण हो जाता है। अब देखो बड़ी आंत की अगर हम बात करें तो यहां पर ध्यान देना है कि बड़ी आंत के यहां पर मुख्य रूप से ध्यान से समझिएगा कि जो बड़ी आंत है तो बड़ी आंत के मुख्य रूप से यहां पे 3 पार्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक होता है सीकम। क्या होता है, सीकम। दूसरा जो है इसको हम लोग कहते हैं कोलन। क्या कहते हैं जी, कोलन। और इसको कहते हैं हम लोग रेक्टम।
रेक्टम, या इसी को हम लोग मलाशय कहते हैं, ठीक ना, इसी को क्या कहते हैं, मलाशय कहते हैं। समझ गए? अब देखिए, अब ध्यान से समझो कि अब सवाल यह भी पैदा हुआ कि भैया ये बताइए कि बड़ी आंत का सबसे पहला भाग कौन है? तो सबसे पहला भाग हो गया तुम्हारा सीकम, सबसे पहला भाग है। और सबसे अंतिम भाग कौन होता है? रेक्टम होता है। जो सीकम है इसमें ध्यान देना है कि ये जो है ये छोटी आंत से जुड़ा होता है, छोटी आंत से जुड़ा होता है, ठीक ना। तो देखो, जब छोटी आंत से जुड़ा है तो छोटी आंत से जो भी चीजें आएंगी उसको सबसे पहले पहले ग्रहण कौन करेगा? सीकम, ठीक ना। तो देखिए, छोटी आंत में जैसा कि हम आपको बताए थे कि छोटी आंत में जब भोजन का पाचन पूरा हो जाता है और भोजन का अवशोषण हो जाता है, तो जैसा पतला पैखाना होता है ना, तो उस टाइप के मेन भोजन बदल जाता है उस तरीके से, ठीक ना। और फिर क्या होगा कि वहां से जब भोजन आएगा तो ये भोजन कहां जाएगा? बड़ी आंत के सीकम में जाएगा, ठीक ना। एकदम जो पतला पैखाना टाइप का हो गया उसको हम लोग कहते हैं चाइल। क्या कहते हैं? चाइल, या कहीं कहीं इसी को हम लोग काइल भी कहते हैं, काइल या चाइल। तो काइल या चाइल जो है ये एकदम पतला संरचना है, पतला पैखाना टाइप के, ठीक ना। और ये कहां आ जाता है? ये आ जाता है सीकम में, ठीक ना। अब देखो, सीकम के बाद में सीकम यहाँ पे कुछ करेगा उरेगा नहीं, बस उसको ग्रहण करेगा और ग्रहण करके किसके पास ट्रांसफर कर देगा ये यहाँ पे कोलन के पास में। जब कोलन के पास आया ना, तो कोलन के पास आया तो जो चाइल है, तो चाइल में क्या बताया हम बाबू कि चाइल जो है ना, तो चाइल में जल की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो पतला है एकदम, ठीक ना। तो चाइल के जो जल होता है, तो चाइल के जल का अवशोषण कर लेता है कौन? चाइल के जल का अवशोषण कौन कर लिया? कोलन कर लिया, ठीक ना। कोलन जो है, तो इसलिए प्रश्न बनेगा कि अपचे भोजन से जल का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? तो अपचे भोजन से जल का अवशोषण कौन कर रहा है? कोलन कर रहा है। तो कोलन क्या करेगा? अपचा जो भोजन रहेगा उस अपचे भोजन से जल का अवशोषण कर लेगा। ये चीज क्लियर हो गया सबका? अब देखो, जब ये जल का अवशोषण कर लेगा तो इसके बाद में ये जो मतलब जो चाइल है इसमें से जल तो निकल गया, तो जल की बहुत अधिक मात्रा निकल जाने के कारण ये क्या हो जाता है? एकदम मैंने ठोस टाइप के हो जाता है, एकदम, ठीक ना, ठोस टाइप के हो जाता है। और यही जो ठोस टाइप के हो गया, तो इसमें देखो ठोस हो गया, प्लस में ध्यान देना है कि इस मतलब कि ठोस जो बना मतलब अपचा भोजन बच जाएगा कौन? खाली अपचा भोजन, ठीक ना। अपचा भोजन खाली बच गया। और अपचा भोजन के बाद में जो है ध्यान दीजिए, इसमें मिल जाता है थोड़ा सा श्लेष्मा मिल जाता है। क्या मिल जाता है? श्लेष्मा मिल जाता है। और इसमें थोड़ा सा जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बिलीरुबिन मिल जाता है, बिलीरुबिन मिल जाता है। ये टोटल मिल करके बिलीरुबिन क्या करेगा? इसको ये पीला कर देगा उसको, ठीक ना। और बाकी श्लेष्मा जो उसको लसलसा बना देता है, और अपचा भोजन हो गया। तो अपचा भोजन प्लस में श्लेष्मा और बिलीरुबिन, ये तीनों मिल गया। साथ ही साथ इसमें एक और भी ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें एक जो है ये मिल जाता है इंडोल। क्या मिल जाता है भाई? एक मिल जाता है इसमें इंडोल। और इंडोल के साथ साथ इसमें ध्यान देना है, इंडोल के साथ साथ आपको इसमें एक और भी ध्यान देना है कि यहां पर एस्केटॉल, ठीक ना। इंडोल के बाद में इसमें क्या मिलता है? एस्केटॉल, एस्केटॉल। तो इंडोल और एस्केटॉल ये पूरा का पूरा ये मिल जाता है, ठीक ना। और इस सबको मिला करके इसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं हम लोग? मल कहते हैं, ठीक ना। अपचा भोजन में क्या मिल गया? बढ़िया कोलन में, कोलन में जाने के बाद में अपचा भोजन मिल गया श्लेष्मा, बिलीरुबिन, इंडोल और एस्केटोल। तो ये पूरा का पूरा मिला करके उसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? मल कहते हैं। और यही मल जो है मल का संचय कौन करता है? तो मल का संचय जो ये करता है यहाँ पे रेक्टम। मल क्या करेगा? मल का संचय कौन करेगा? रेक्टम करेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे एक दो चीज समझ लीजिए। देखिए, पूछेगा कि मल का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मल का पीला रंग किसके कारण है? बिलीरुबिन के कारण। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि मल में जो गंध आती है, तो उस गंध का कारण क्या है? वो गंध किसके कारण आती है? तो उस गंध का कारण क्या है? इंडोल और एस्केटोल जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इंडोल और एस्केटोल जो इसमें मिला हुआ है उसी के कारण क्या होता है? मेन जो है गंध उत्पन्न होता है। समझ गए ना? अब देखिए ध्यान से, अब हुआ क्या, बात को समझिएगा। ये तो हो गया आपका। इसके बाद में ध्यान देना है कि ये तो हो गया ना। अब देखो, मलाशय में आकर के ये स्टोर है। फिर क्या होगा कि मलाशय जो है, ये मलाशय मल द्वार जो मल द्वार जो है,
मल द्वार, या इसी को हम लोग कहीं कहीं देखेंगे तो इसी को हम लोग गुदा द्वार कहते हैं, ठीक ना। तो मल द्वार या गुदा द्वार के द्वारा जो है ये कहां खुलता है, शरीर से बाहर खुलता है, ठीक ना। और समय समय पर जो यहाँ पे मल संचय हुआ है, ये समय समय पर पैखाना लैट्रिन के माध्यम से क्या होगा, ये शरीर से बाहर निकल जाता है, समझ गए ना। ये मेन इसका फंक्शन होता है, ठीक है, सब लोग समझ गए एकदम। अब देखो इसके बाद में ये तो आप लोग समझ गए, ये पूरा का पूरा बड़ी आंत का पूरा ये फंक्शन था, ठीक ना। एक चीज यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, जहां छोटी आंत आ करके और बड़ी आंत से जुड़ती है ना, तो वहां पे एक अंगुलीनुमा संरचना पाया जाता है, ठीक ना। और इस अंगुलीनुमा संरचना को हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। इसे क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। और पूछेगा कि अपेंडिक्स कैसा अंग है, तो अपेंडिक्स जो है ये मानव शरीर का एगो अवशेषी अंग है। कैसा अंग है भाई, तो ये अवशेषी अंग है, समझ गए ना। अपेंडिक्स कैसा अंग है भाई, तो अपेंडिक्स जो है ये मानव शरीर का एक अवशेषी अंग है, ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं कि इतना चीज सबको समझ में आ गया होगा। अगर सबको समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये तो हम लोग का पूरा पाचन तंत्र समाप्त हो गया, ठीक ना। अब यहां पे ध्यान दो, एक बात समझिएगा, ये जो आप देख पा रहे हैं ना बड़ी आंत, तो बड़ी आंत जो है इससे रिलेटेड, बड़ी आंत का जो लास्ट पार्ट है जिसको आप लोग देख पा रहे हैं रेक्टम, तो उस रेक्टम से रिलेटेड एक बीमारी होती है जिसे हम लोग बवासीर कहते हैं, या इसी को हम लोग इंग्लिश में पाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइल्स कहते हैं। बात को समझिएगा कि आखिर ये होता क्या है और इससे रिलेटेड क्या चीजें हम लोग को ध्यान रखनी होती है। देखिए ये जो है ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि घाव है। क्या है, ये एक प्रकार का घाव होता है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा कहां होता है ये घाव, तो भी कहीं होता होगा। तो देखो ये घाव जो है ये होता है, जो आप देखे हैं ना मलाशय, तो मलाशय जो है इस मलाशय में या तो होगा, या फिर यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये मलाशय अनंत जो मल द्वार है वहां पर होता है। कहां होता है, या तो ये मलाशय में होगा या फिर मल द्वार पे होगा, ठीक। अब बात को समझना, देखो जब ये मलाशय में रहता है, जब ये मलाशय के भीतर ये घाव उत्पन्न होता है, पाइल्स उत्पन्न होता है, तो मलाशय के भीतर जब तक है इसको हम लोग कहते हैं आंतरिक यहां पे बवासीर, बवासीर या फिर इंटरनल पाइल्स कहते हैं। जबकि जब ये मल द्वार के पास में आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बाह्य बवासीर कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग यहां पे एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं, समझ गए ना। अब देखो ध्यान से समझो, ये जो आप इंटरनल वाला देख रहे हैं, तो इंटरनल वाला बहुत ज्यादा यहां पे तकलीफ दे नहीं होता है, लेकिन ये वाला जो है ना, ये जो है ये मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ दे होगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये उत्पन्न क्यों होता है। तो देखो बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, ऐसे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो ध्यान से समझिएगा कि सामान्यतः एक मनुष्य को मतलब 24 घंटे में कम से कम 2 बार जो है यहाँ पे मतलब मल त्याग करना चाहिए, समझ गए ना। 2 बार कम से कम करना चाहिए, लैट्रिन करना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में जो भाग दौड़ की जिंदगी है, तो इस समय क्या है कि मतलब लोगों को टाइम ही नहीं मिल पाता है। कुछ लोग को तो देखे होंगे कि 2-2 3-3 दिन पे करता है, ठीक ना। तो इस स्थिति में क्या होगा कि अब चूंकि देखो ये जो आप मलाशय देख पा रहे हैं, तो मलाशय में आकर के पूरा भोजन स्टोर है, पूरा स्टोर है। अब हुआ क्या कि यहां पर आके जब स्टोर है ये सब, और ये जो है पूरा एकदम कचरा चीज होता है, इसका कोई यूज तो है नहीं, बॉडी में बढ़िया चीज तो है नहीं, तो ये क्या करेगा ना कि जब ज्यादा समय तक इसमें रहेगा तो जो यहाँ पे मलाशय की जो दीवार है उसको सड़ाने लगेगा। मलाशय की दीवार को क्या करने लगेगा, सड़ाने लगेगा। और उस सड़ाने के कारण ही जो है यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, घाव उत्पन्न हो जाएगा। और उसी घाव को यहाँ पे हम लोग बवासीर या फिर पाइल्स कहते हैं, ठीक ना। अब देखो तो ये जब तक अंदर में रहेगा तब तक कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, जब तक अंदर में रहेगा, ठीक ना। ये जो है मतलब ज्यादा तकलीफ नहीं देता है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही ये एक्सटर्नल पाइल्स का रूप लिया और मल द्वार तक पहुंच गया, तो फिर इस स्थिति में क्या होता है कि यहां पर बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। जब भी मतलब जो है जिस व्यक्ति को ये हुआ है, जो अब लैट्रिन वगैरह जब जाएगा, मल त्याग करने जाएगा, तो उसको काफी ज्यादा दर्द जो है वो महसूस होता है, ठीक ना। और साथ ही साथ ब्लीडिंग भी होती है, ठीक ना। तो ये चीज जो है बहुत खतरनाक रोग है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना। अब देखो
ये तो पूरा का पूरा क्लियर हो गया। इसके बाद में एक आपको जो है आप एक सुनते होंगे अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कि किसी किसी को आप सुनते होंगे कि अपेंडिक्स हो गया है। तो अपेंडिक्स हो गया है नहीं, उसको देखिए अपेंडिक्स तो शुरू से ही आपके शरीर में रहता है, बस उसका आकार जब बढ़ जाता है तो उसी को हम लोग अपेंडिक्स रोग कहते हैं। ठीक ना। देखिए इसमें होता क्या है कि हम आपको बताएं कि यहां पर देखो, यहां पे आके जो है आपका छोटी आंत जो है ये बड़ी आंत से यहां पे ऐसे जुड़ गया। ठीक ना, बड़ी आंत से यहां पे आके जुड़ा, तो जहां पे जुड़ रहा है ना बाबू, ये एगो अंगुली नुमा संरचना पाया जाता है, देख लो। और ये वाला जो संरचना है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग यहाँ पे समझिएगा, इसी को अपेंडिक्स कहते हैं। एकरा क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। ये चीज ध्यान देना है। अब देखो होता क्या है कि चूंकि आप जानते हैं कि यहां से छोटी आंत में पूरा का पूरा पाचन हो चुका है, छोटी आंत का इलियम जो है ना यहीं आके यहाँ पे जुड़ता है बड़ी आंत के सीकम से, और सीकम जो है ना सीकम के ही जो ऊपरी भाग है, जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है, तो सीकम के शीर्ष भाग में क्या पाया जाता है, अपेंडिक्स पाया जाता है। तो जब यहां से ये इलियम इसमें जुड़ेगा तो ये क्या करता है ना कि जो चाइल्ड है तो चाइल्ड को इसमें भेजेगा। आपको हम बताए हैं कभी कभी क्या होता है कि ये चाइल्ड जो है यहां तो जइबे करेगा, कुछ कुछ आके इसमें भरने लगेगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो ज्वाइंटे पे है तो इसमें आके भरने लगेगा। और जब इसमें भरने लगेगा, भरते 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 इसका आकार बढ़ गया, तो सोचो कि इसमें तो पूरा का पूरा कचरा चीज भरा हुआ है, एकदम विषैला चीज भरा हुआ है। तो ये जब भर जाता है पूरा एकदम, तो इसी के कारण पेट में जो है दर्द होने लगता है। देखो ये वाला जो पार्ट है ना यहीं पे मेन पाया जाता है, तो यहाँ पे पूरा दर्द होने लगेगा। ठीक ना। और जब दर्द होने लगा तब जाके लोग कहता है कि अरे ये तो अपेंडिक्स हो गया है। और अपेंडिक्स जो है इसको अगर आप मतलब देखिए डॉक्टर भी कहते हैं, चिकित्सक मतलब जो है मेडिकल साइंस में भी कहा गया है कि अगर आप कभी भी शल्य चिकित्सा करवाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं पेट का, तो अपेंडिक्स को काट के निकाल देना चाहिए, एकदम बेकार चीज है, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक ना। देखो तो ये जब आकार इसका बढ़ गया तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपेंडिक्स रोग। इसमें पेट पूरा यहाँ पे दर्द करने लगेगा। ठीक ना। और ये इतना हानिकारक होता है कि अगर ये और मतलब इसका समय पे इलाज नहीं किया गया, इसका ऑपरेशन नहीं करवाया गया, देखिए स्टार्टिंग में तो कुछ दवा वगैरह सभी सुन सकता है, लेकिन जब ज्यादा बढ़ गया तो उसमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ता है इसका। अगर नहीं किया गया तो इस स्थिति में यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका आकार बढ़ते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि क्या हो जाएगा, पूरा फट जाएगा। और जब फटेगा तो पूरे बॉडी में एक विषैला पदार्थ फैला देगा और फिर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है इस स्थिति में। ठीक ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि अपेंडिक्स भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना। अब देखिए ये तो पूरा का पूरा क्लियर है। अब एक छोटा सा टॉपिक आप लोग को यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए अगला जो है यहाँ पे समझिए कि जैसे कि हम आपको बताएं पाचक रस, पाचक एंजाइम डायरेक्ट समझिए, पाचक एंजाइम। तो देखो भाई पाचक एंजाइम तो बहुत ही सारा निकला, जिसमें हम आपको बताएं एमाइलेज, माल्टेज, ग्लैक्टेज, इसके बाद में इन्वर्टेज, ठीक ना, पेप्टाइडेज, इसके बाद में आपका हो गया ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, बहुत सारा एंजाइम निकला। ठीक ना। लाइपेज हो गया। लेकिन अगर हम लोग देखें तो कार्य की दृष्टि से ध्यान दीजिएगा कि कार्य की दृष्टि से जो एंजाइम होते हैं ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के ही होते हैं। कार्य के दृष्टिकोण से अगर एंजाइम को देखिएगा तो ये एंजाइम कितना प्रकार के भाई, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक जो है उसको हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेजेज। क्या कहते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेजेज कहते हैं। जो दूसरका है इसको हम लोग कहते हैं बाबू, इसको प्रोटीएज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीएज कहते हैं। एक और कैटेगरी बना लो, यहाँ पे एक और कैटेगरी बना लो और एक कह दो न्यूक्लियेज। इसको क्या कहोगे, न्यूक्लियेज कहोगे। समझ गए ना। और ये जो इसको हम लोग कहते हैं लाइपेज। समझ गए। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट मतलब डायरेक्ट ये याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहेंगे, कार्बोहाइड्रेजेज। तो कार्बोहाइड्रेजेज वैसे एंजाइम का समूह होता है जो किसका पाचन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। ठीक ना। ये क्या करेंगे, तो ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। ठीक है ना। इसमें कौन कौन हो जाएगा, तो जैसे हम बताए थे कि शुरू में मुख्य गुहा में निकलता है और उसका नाम क्या होता है, एमाइलेज। क्या होता है भाई, एमाइलेज एगो हो जाएगा। इसके बाद में थोड़ा सा और निचवा जाओगे तो एमाइलेज के बाद में यहाँ पर ध्यान दो, इसी को हम लोग यहाँ पे देखिए, एमाइलेज के बाद में आपका निकलता है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज निकलता है। इन्वर्टेज के बाद में अगर हम आपको बताएं तो ध्यान से समझिएगा, इन्वर्टेज के बाद में आपका हो जाएगा इसमें माल्टेज। माल्टेज हो जाएगा। इसी में आपका अगर हम लोग देखें तो माल्टेज के बाद में इसी में हो जाएगा आपका लैक्टेज।
लैक्टेज, लैक्टेज के बाद में इसमें हो जाएगा ग्लैक्टेज, ग्लैक्टेज। तो ये सारे के सारे जो एंजाइम है ये सब किसका पाचन करते हैं? ये सब जो है ये मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, और इसलिए इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? इन सबको हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेजेज। तो सुनो, जो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा उस एंजाइम को क्या कहेंगे? उस एंजाइम को हम लोग कहेंगे कार्बोहाइड्रेजेज। एमाइलेज क्या है? कार्बोहाइड्रेजेज है। माल्टेज क्या है? कार्बोहाइड्रेजेज है। इन्वर्टेज क्या है? कार्बोहाइड्रेजेज है। लैक्टेज क्या है? कार्बोहाइड्रेजेज है। ठीक ना? तो ये पूरा का पूरा आपको ध्यान रखना है। अब देखो, प्रोटीज का मतलब सीधा सा क्या है भाई? तो ये प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन का पाचन करेगा। ये किसका करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। प्रोटीन के पाचन करने वाले जो एंजाइम है इसमें सबसे पहले सुनो, तो प्रोटीन का पाचन करने वाला जो है इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा आपका पेप्सिन। पेप्सिन के बाद में आपका दूसरा जो इसमें हो जाएगा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन हो जाएगा। ट्रिप्सिन के बाद में इसमें हो जाएगा आपका काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन हो जाएगा। काइमोट्रिप्सिन के बाद में इसमें अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका रेनिन। रेनिन के बाद में इसमें आपका हो जाएगा इरेप्सिन। ठीक ना? इरेप्सिन। तो ये जो इतना सारा आप एंजाइम देख पा रहे हैं ये सब के सब क्या है? ये सब है प्रोटीएज। तो हम उम्मीद करते हैं कि कार्बोहाइड्रेजेज भी समझ में आ गया होगा, प्रोटीएज भी समझ में आ गया होगा। कार्बोहाइड्रेजेज क्या है? तो जो हम कार्बोहाइड्रेट के पाचन करेगा उस सब एंजाइम को क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेजेज कहेंगे। जो सब प्रोटीन के पाचन करेगा ओकरा क्या कहेंगे हम लोग? प्रोटीएज कहेंगे। और जो यहाँ पे वसा, वसा या इसी को हम लोग कहते हैं कहीं कहीं लिपिड, तो वसा या लिपिड का जो पाचन करेगा ना बाबू, इसको क्या कहोगे? तो वसा या लिपिड के पाचन करने वाले एंजाइम को हम लोग लाइपेज कहते हैं। और न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ? तो जो न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करेगा, जो क्या करेगा? न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करेगा, ओकरा क्या कहेंगे हम लोग? उसको कहेंगे न्यूक्लियस। ठीक ना? और जो इस सभनी के पाचन करता है वैसे पाचक रस को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग पूर्ण पाचक रस। और इसमें आपको ध्यान देना है कि इस तरह का जो पूर्ण पाचक रस है उसकी कैटेगरी में हम लोग किसको रखते हैं? उसमें हम लोग रखते हैं मेन अग्नाशयी रस को। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है क्योंकि उसमें इन सभी पोषक पदार्थों को पचाने की क्षमता होती है। ठीक ना? तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। आज जो है, आज हम लोग का पूरा का पूरा जो मतलब एक जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो चैप्टर था ये समाप्त हो गया। ठीक ना? अब जो है कल से हम लोग इससे आगे अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा रेस्पिरेशन सिस्टम। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को अधिक से अधिक जो है अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।